नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। ब्रह्मोस मिसाइल को इनिशियली सिर्फ भारत की तरफ से इस्तेमाल करने के इरादे से डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी इसको एक्सपोर्ट करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पहले से ही भारत की तरफ से फिलीपींस को इसको एक्सपोर्ट किया जा चुका है और इसके बाद अभी कई और देश है जो भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर बातचीत करें या फिर भारत की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी किया जा रहा है। रिसेंटली ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बात बताया गया कि अभी 4 देश है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं और किसी भी वक्त इनके साथ डील को फाइनल किया जा सकता है। अभी पता चला है कि अभी मलेशिया की तरफ से भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है, लेकिन मलेशिया यहां पर भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की लैंड बेस्ड वेरिएंट को नहीं बल्कि इसकी एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। अब मलेशिया के पास Su-30 MKM एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि ऑलमोस्ट इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MK एयरक्राफ्ट की स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है। बस इनका एवियोनिक्स थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन फिर भी इसमें ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और अगर मलेशिया भी ब्रह्मोस A को खरीदना चाहता है तो वो यकीनन इनको खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मलेशिया की Su-30 MKM एयरक्राफ्ट को HAL की तरफ से मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की सुखोई की तरह इनकी सेंटर पायलोन को ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए तैयार किया जाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा और इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो उसी वजह से अभी उम्मीद किया जा रहा है कि अगर मलेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत करता है तो बिना कोई बहुत ज्यादा दिक्कत के इस डील को फाइनल किया जा सकता है। अगला अपडेट Mi-26 हेलीकॉप्टर को लेके है, जिसे इंडियन एयरफोर्स का सबसे हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी कहा जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर अकेला ही 3 चिनूक हेलीकॉप्टर की बराबरी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि पिछले कई सालों से हमारे सभी Mi-26 हेलीकॉप्टर अभी आउट ऑफ सर्विस कंडीशन में है, क्योंकि इनकी मेजर ओवरऑल का टाइम हो गया था, लेकिन भारत में इनको ओवरऑल करने का कोई साधन मौजूद नहीं था, जिस वजह से इनको रशिया भेजने का फैसला किया गया था और रशिया में ओवरऑल करके इनको वापस भारत में लाने का फैसला किया गया था। लेकिन इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में काफी समय लग गया था, लेकिन अंत में जब इनको रशिया ले जाने में दिक्कत हुआ तो इनको भारत में ही फाइनली ओवरऑल करने का फैसला किया गया था और इसमें अभी रशिया की तरफ से भारत को मदद किया जा रहा है, जिसमें अभी इंडियन एयरफोर्स की नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में इंडियन एयरफोर्स के Mi-26 हेलीकॉप्टर की मेजर ओवरऑल को स्टार्ट किया गया। इस ओवरऑल के दौरान पता चला कि हेलीकॉप्टर की काफी सारे पार्ट्स खराब हो चुके थे, जिनको अभी कंप्लीटली नए सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि Mi-26 का ओवरऑल 2025 की जून या जुलाई तक कंप्लीट होने वाली है, जिसके बाद इसको आने वाले 5 से 6 महीने तक टेस्ट किया जाएगा और दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच इंडियन एयरफोर्स को उनको हैंडओवर किया जाएगा। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भले ही हमारे पास अभी एक डिसेंट नंबर में या अमाउंट में चिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन फिर भी Mi-26 की कैपेबिलिटी चिनूक मैच नहीं कर सकता है और लद्दाख में अभी हमारे चाइना के साथ जैसे टेंशन या फेसअप चल रहे हैं, ऐसे कंडीशन में हमारे पास जितने भी वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म रहेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की अनमेन्ड सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ महीने पहले इंडियन नेवी की तरफ से एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया था और इसके लिए आइडेक्स अदिति के दौरान एक चैलेंज को इशू किया गया था। अब ये AUV दरअसल एक मिनी सबमरीन की तरह होने वाला था, जो कि लगातार 45 डेज तक ऑपरेट कर सकता है, जबकि नॉर्मल AUV जो होते हैं वो कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक ऑपरेट कर सकते हैं। इस खास तरीके की ऑटोनोमस सबमरीन को अभी इंडियन नेवी की तरफ से खास करके लंबे समय तक अपनी अंडर वाटर सर्वे मिशन को करने के लिए एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है। इसकी लेंथ करीब 10 मीटर के आसपास होने वाली और डायमीटर करीब 2 मीटर तक रहने वाली है और इसमें खुद की डीजल जनरेटर भी मौजूद होने वाले, जो कि इसको नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन्स की तरह इसकी बैटरी को ड्रेन होने पर रिचार्ज करने में मदद करने वाले, जिस वजह से ये बिना कोई रुकावट के पानी के अंदर 45 डेज तक ऑपरेट कर सकता है। इस सबमरीन को अभी डेवलप करने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से रेकिस मरीन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, जो कि अभी इंडियन नेवी की डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ब्यूरो के साथ मिलकर इस जल कभी AUV को डेवलप करना स्टार्ट करने वाले। अभी तक इसकी फाइनल डिजाइन तय नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सबमरीन की तरह हर एक टाइप की सेंसर्स मौजूद होने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, कैमरा, मल्टीबीम, इको साउंडर्स और सोनार्स वगैरह मौजूद होने वाले हैं। इसमें खुद की नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद होने वाली, जो कि इसको पानी के अंदर अपने आप ही नेविगेट करने में और ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करने में मदद करने वाले हैं और ये मैक्सिमम 300 मीटर की गहराई तक ऑपरेट करने की बात किया जा रहा है।
अगला अपडेट मिसाइल को लेके, और अभी हम किसी स्पेसिफिक मिसाइल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि अभी हम ओवरऑल भारत की मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो भारत का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ये मेनली 1983 से स्टार्ट हुआ था, और इस पूरे प्रोग्राम को हमारे DRDO की तरफ से लीड किया जा रहा था। अभी तक DRDO की तरफ से कई तरह के मिसाइल को डेवलप किया गया था, जिसमें पृथ्वी सीरीज से लेकर अग्नि सीरीज तक की बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश से लेकर QRSAM जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल और अस्त्र सीरीज की VVR मिसाइल भी शामिल है। लेकिन इन सभी मिसाइल की अगर डेवलपमेंट टाइमलाइन की बात करें तो किसी भी मिसाइल को पूरी तरीके से डेवलप करने में मिनिमम 5 साल से लेकर 10 साल का समय लग जाता है। लेकिन अभी DRDO की चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट में बात बताया जा रहा है कि आने वाले समय में DRDO किसी भी मिसाइल को बहुत ही कम समय के अंदर डेवलप करने वाला है, फिर डेवलप करने में सक्षम होने वाला है। इसको DRDO की तरफ से भी रैपिड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जा रहा है, जिसमें किसी भी तरीके की मिसाइल को बस 3 से 4 साल के अंदर ही पूरी तरीके से प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है। DRDO के मुताबिक किसी भी मिसाइल की डेवलपमेंट के दौरान जो सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है वो इसका डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज होता है। इसी चीज़ को अभी ठीक करने के लिए, कम करने के लिए DRDO की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ टाई अप करके नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें इंटरनल टेस्टिंग के फेज में ही मिसाइल की लगभग सभी टेस्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद बस कुछ यूजर ट्रायल के बाद इसको प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे मिसाइल का ओवरऑल डेवलपमेंट टाइमलाइन काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकेगा। अगला अपडेट हेलीकॉप्टर्स की तरफ से, और अभी हम HAL की ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर HAL की तरफ से डेवलप किया गया काफ़ी सफल हेलीकॉप्टर रहा है, जिसे अभी वाइडली इंडियन आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके भी सिविलियन वेरिएंट को भी मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश किया जा रहा है। इस बीच अभी अर्जेंटीना की तरफ से अपनी बेल हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए एक लाइटवेट कैटेगरी की मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें HAL की तरफ से अपनी ध्रुव हेलीकॉप्टर को ऑफर किया गया था। इसके बाद अभी ये पता चला कि सेम टेंडर में अभी अर्जेंटीना को एयरबस की तरफ से अपनी H145M हेलीकॉप्टर को ऑफर किया जा रहा है, जो कि लगभग ध्रुव हेलीकॉप्टर की स्टैंडर्ड का हेलीकॉप्टर है। तो अभी अर्जेंटीना के इस टेंडर में एयरबस और HAL के हेलीकॉप्टर के बीच एक डायरेक्ट कंपटीशन हमको देखने को मिलने वाला है। इसमें HAL के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेजेस होने वाली है वो प्राइस को लेके होने वाली है, लेकिन देखने वाली बात यह कि क्या ध्रुव हेलीकॉप्टर ग्लोबली एयरबस जैसे वेल एस्टेब्लिश प्लेयर के साथ टक्कर दे पाता है या फिर नहीं दे पाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।